हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे थे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में श्वसन की हम बात कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक सी बातें समझी हैं रेस्पिरेशन के बारे में। सबसे पहले हमने समझा कि जो बॉडी है हमारी, वो बॉडी किस प्रकार से हमारी बनी हुई होती है, क्या क्या हमारे पास पार्ट्स आते हैं। हमने कहा हमारी जो बॉडी है वो कोशिकाओं से मिलकर के बनी है, यानी कि सेल से मिलकर के बनी है। कोशिकाओं से मिल करके फिर ऊतक बनते हैं, ऊतकों से फिर अंग, और अंग से फिर पूरा अंग तंत्र बनता है। सबसे पहले जो लाइन हमने पढ़ी थी वो यही कही थी, ठीक है। अब हमने कहा कि यहाँ पर हमारे हर एक पार्ट को, आपके बॉडी के हर एक पार्ट को, हर एक ऑर्गन को या हर एक टिश्यू को और हर एक सेल को कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए होती है? ऊर्जा चाहिए होती है। अब आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आपकी बॉडी के अंदर कोई प्रोसेस चल रही है या आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि आपने कुछ काम किया, आप चले, आप कुछ काम कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। अब आपकी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती रहती है, जैसे कि हमने कहा कि आपकी वृद्धि होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा था कोई न्यू बॉर्न था, पहले वो बहुत छोटा था, जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे आपने कहा कि वो जो न्यू बॉर्न है, वो जो नवजात है, वो बड़ा हो गया है। जैसे कि आप लोग हैं, तो अभी आप लोग जैसे देखते होंगे कि अगर आप अपना कंपैरिजन क्लास 12th के बच्चों के साथ करेंगे, तो आप देखते हैं कि वो आपसे बड़े होते हैं, हाइट में ज्यादा होते हैं, वेट में ज्यादा होते हैं। तो वहां पर हो क्या रहा है? वृद्धि हो रही है, आपके शरीर की भी वृद्धि होगी। अभी आप छोटे हैं, आप देखेंगे आपसे जो छोटे बच्चे होंगे, क्लास 3rd 4th 5th में जो बच्चे होंगे, वो आपसे छोटे दिखते होंगे। आपसे आगे की क्लासेस में जो बच्चे हैं वो आपसे बड़े दिखते होंगे। इट मीन्स कि ये ग्रोथ है, जो वृद्धि है, उसकी प्रक्रिया चलती चली जा रही है। अब इस वृद्धि के लिए क्या हो रहा है? आपकी बॉडी में नई जो कोशिकाएं हैं वो ऐड होती रहेंगी और आपकी जो वृद्धि है वो होती रहेगी। इस वृद्धि के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। आपने कहा आपकी बॉडी के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं उसके लिए आपको ऊर्जा चाहिए होती है। तो हम इतना समझते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए, हमें सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए होगी? ऊर्जा की आवश्यकता है। इतनी बात आप समझ गए कि हमें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा या एनर्जी हमें चाहिए। ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? आपने कहा ये हमें मिलती है भोजन से, ठीक है। अब भोजन से हमें ऊर्जा कैसे मिली, ये हम समझते हैं जब आपने पढ़ा था न्यूट्रिशन, यानी कि पाचन की प्रक्रिया जब आपने पढ़ी थी। उस चैप्टर में आपने जाना था कि किस प्रकार से क्या होते हैं, आपको ऊर्जा मिलती है किससे? भोजन से। अब हमने कहा जब भोजन से आपको ऊर्जा मिली तो किस रूप में मिली थी? आपने कहा ग्लूकोज के रूप में। हमारे पास ग्लूकोज आया था, लेकिन इस ग्लूकोज से अभी ऊर्जा नहीं निकल रही है। ग्लूकोज के अंदर ऊर्जा है, लेकिन ग्लूकोज से ऊर्जा निकालने के लिए ग्लूकोज को हमें तोड़ना था। तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमने कहा कि हमने क्या किया, यहाँ पर ऑक्सीजन को ऐड किया, और इस ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ा, और तब जाके हमें ऊर्जा मिली। ऊर्जा के साथ साथ हमें एक और गैस यहाँ पर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मेन चीजें ये हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। अब हम इतना समझते हैं, ये जो प्रक्रिया हो रही है ये पूरी क्या हो रही है? सेल में हो रही है। अब जब हम रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे तो रेस्पिरेशन के 3 स्टेप आप कहिए, या 3 प्रकार नहीं कहेंगे, 3 स्टेप कहेंगे, 3 चरण हमारे पास आते हैं। आपने कहा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन जिसे हम कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन होते हैं जिसे हम अंतः श्वसन कहते हैं, और सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जिसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तीनों में क्या डिफरेंस है वो हम आगे जाके बात करेंगे। अभी आपको सिंपल सी चीज समझनी है, बेसिक चीज आपको समझनी है। हम रिप्रोडक्शन पढ़ क्यों रहे हैं? हमने कहा कि ग्लूकोज हमें मिल गया है, इससे पहले कि ये जो प्रोसेस है भोजन से ऊर्जा मिलना, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। मैं बार बार कह रही हूँ, इससे जस्ट पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसे आपको अच्छे से समझना है, कैसे आपको ग्लूकोज मिला। ग्लूकोज का सिंपल सा मतलब है जो पाचित भोजन आपको मिला है, जो कि छोटी आंत में जिसका एब्जॉर्प्शन हुआ था, जो छोटी आंत थी वहां पर क्या हुआ? पाचित भोजन का अवशोषण हुआ, और वो पाचित भोजन ही क्या था? ग्लूकोज था। हमने कहा ये ग्लूकोज हमारी हर एक कोशिका तक, हर एक अंग तक, हर एक टिश्यू तक पहुंच चुका है, और अब यहाँ पर इस ग्लूकोज को हमें तोड़ना होगा जिससे हमें ऊर्जा मिलेगी। ये सेम वैसा ही है जैसे कि आपके पास बिस्किट का पैकेट तो आ गया है, ठीक है। आपने कहा कि बिस्किट बना होगा फैक्ट्री में, फिर पैक हुआ होगा,
और वो जो बिस्किट का पैकेट है वो आपके पास आ गया है, लेकिन इस बिस्किट को आप कैसे खा सकते हैं? जब आप उस बिस्किट के पैकेट को ओपन करेंगे, आप उस पैकेट को फाड़ेंगे, तब जाके आप बिस्किट वहाँ से खा सकते हैं। ठीक है? अब उसके लिए आपको क्या किया आपने? आपने बिस्किट के पैकेट को ओपन करने के लिए आपने क्या किया? उसको लिया और उसे ओपन किया। वैसे हमने कहा ग्लूकोज से हमें ऊर्जा को निकालने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। जैसे कि आपने पैकेट को ओपन करने के लिए हाथों का यूज किया था, वैसे ही ग्लूकोज से ऊर्जा लेने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होगी और उसके बाद आपको ऊर्जा मिलेगी और CO2 भी मिलेगी साथ में। इसका जब कोई काम नहीं होता है तो इसे हमारी बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। ऐसे पदार्थ जिनका हमारी बॉडी में कोई भी काम नहीं है, उन्हें हमारी बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है, वरना वो क्या होंगे? अपने हानिकारक प्रभाव को दिखा सकते हैं या दिखाएंगे। ये जो गैस होगी अगर ये हमारी बॉडी से नहीं निकली तो हमारे लिए क्या होगी? हानिकारक होगी। अब हमने कहा था जब हम सांस लेते हैं तो हमने क्या कहा था? जब आप इनहेल कर रहे हो, इनहेल का मतलब होता है अंतः श्वसन। अंतः श्वसन जब आप वायु को अंदर ले रहे हो, अपने शरीर के अंदर ले रहे हो, इसे हम कहते हैं अंतः श्वसन। और अंतः श्वसन में आप ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर ले रहे हो। होता है आप सांस लेते हैं, अंदर की ओर आप सांस ले रहे हैं। आपने कहा उसके बाद होता है जब आप एक्सहेल करते हो। इनहेल का मतलब है अंतः श्वसन, एक्सहेल का मतलब है बाह्य श्वसन। अब आप एक्सहेल करेंगे, एक्सहेल में आप बाह्य श्वसन करते हैं और इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्लियर है यहाँ पर? अब ये श्वसन सिर्फ इतनी सी प्रोसेस श्वसन नहीं कहलाएगी। श्वसन में हमने कहा कि 3 चरण आते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि यहाँ पर जब आप कहते हैं कि आप क्या करें, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो सांस लेना और सांस छोड़ना ये प्रोसेस आपको समझ आ गई होगी। ठीक है? अब हम पढ़ लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने वो क्या-क्या चीजें यहाँ पर समझी हैं, एक बार आप पढ़ लेंगे। उसके बाद आप इतना तो समझ गए हैं कि जब हम सांस ले रहे हैं तो कौन सी गैस को ले रहे हैं, जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो कौन सी गैस को छोड़ रहे हैं। इसी के साथ आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर मिले हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं, जैसे कि हम श्वसन क्यों करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने ये किया था अपने आप से और हमें इसका आंसर मिला है। हमने कहा हम श्वसन में हमने कहा कि ऑक्सीजन का हमारे शरीर में क्या उपयोग है। ऑक्सीजन को मैं O2 लिख रही हूँ, O2 लिखते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का हमारे शरीर में क्या उपयोग है? क्या उपयोग है? दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा, हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या था? हमारे शरीर में कहाँ से आती है? ठीक है, अगर आपने इन तीनों क्वेश्चन के आंसर, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से लगाया होगा तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिले होंगे। और अगर आपने इन तीनों क्वेश्चन के आंसर कर लिए हैं, अगर आपको ये तीनों क्वेश्चन आते हैं, इट मीन्स कि आपने चैप्टर का जो बेस है वो अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, देखिए बेसिक से क्वेश्चन है और ये आपको आने चाहिए। अगर आपको ये नहीं आते हैं तो आगे का चैप्टर आप नहीं समझ पाएंगे। चलिए, तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? हमने कहा ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड द सेल। सारे जीव जो होते हैं वो छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं, उस छोटी इकाई को हम कोशिका कहते हैं। These cells have a different functions to perform in these organisms such as digestion, respiration, transpiration and excretion। कि यहाँ पर इन जो कोशिकाओं का काम अलग अलग होता है। ठीक है, और अलग अलग होने के लिए इन्हें क्या चाहिए होगी? ऊर्जा चाहिए होगी। तो नेक्स्ट टाइम यही कहते हैं सेल can perform these functions only if they get the energy to do so। कि अगर इन्हें ये सारे काम करने हैं तो इसके लिए इन्हें क्या चाहिए होगी? एनर्जी चाहिए होगी। Hence all living organisms need food which gives them the required energy। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसीलिए हम भोजन को ग्रहण करते हैं जिससे कि हमें जो एनर्जी है वो मिल सके। The energy present in the food gets released when the organism respire or breathe। तो लास्ट वाली लाइन आप पढ़िए कि भोजन में मौजूद ऊर्जा तब निकलती है जब हम क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। तो यहाँ तक की बात तो हम कर चुके थे।
अब हमारे पास नेक्स्ट जो हेडिंग आती है वो है हाउ फूड हेल्प्स अस गेनिंग एनर्जी, कि भोजन ऊर्जा प्राप्त करने में किस प्रकार से मदद करता है। ठीक है, ये भी चीज हम पढ़ चुके हैं। हमने क्या बोला, सिंपल सी बात, हमने क्या की थी, हमने बोला ये एक सेल है, कोशिका है, ये ग्लूकोज है, इसमें ऑक्सीजन मिली, आपको एनर्जी मिली ई फॉर एनर्जी एंड CO2 मिला। ठीक है, ई से क्या है, एनर्जी है, ये चीज हमने पहले भी पढ़ी है। अब देखिए, एज वी ब्रीथ वी टेक इन द एयर दैट कंटेन ऑक्सीजन इन इट एंड ब्रीथ आउट एयर विच कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस लेते हैं तो हम उस हवा को अंदर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन होती है और उस हवा को बाहर निकालते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यही कहा था हमने, सांस लेना और सांस छोड़ना। This oxygen, when transported to our cells, helps in breaking down the food and we get energy. सिंपल सी चीज है कि ये है ऑक्सीजन जब हमारी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है तो भोजन को तोड़ने में मदद करती है और हमें ऊर्जा मिलती है। जैसे ही भोजन भोजन यानी कि हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की, हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की। ठीक है, तो जैसे ही भोजन या ग्लूकोज टूटता है वैसे हमें ऊर्जा मिलती है। ये जो लाइन है आपको एज इट इज यहाँ पे लिखनी है और आपको समझना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो रेस्पिरेशन या श्वसन है उसके कौन कौन से स्टेप्स हमारे पास आते हैं। चलिए, तो ये चीजें आपने नोट कर ली होंगी। चलिए, अब सेलुलर रेस्पिरेशन पे बाद में आएंगे। इससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो रेस्पिरेशन है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, हमने का जो रेस्पिरेशन है और श्वसन है वो 3 चरणों में होता है। ध्यान देना, आपको बहुत अच्छे से समझना है चीजों को। वो क्या होता है, 3 चरणों में होता है। सबसे पहला हमने कहा होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसे आप कहते हैं बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन, जिसे आप कहते हैं आंतरिक श्वसन। और तीसरा आता है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसे आप कहते हैं कोशिकीय श्वसन। ठीक है, सबसे पहले तो बाह्य श्वसन के बारे में बात करेंगे। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की जो आपकी जो बॉडी है उसके बाहर और अंदर हो रहा है। बॉडी के अंदर और बाहर से क्या मतलब समझिए, अगर हम यहाँ पर क्या देखें, श्वसन तंत्र को देखें, अगर हम यहाँ पर श्वसन तंत्र को देखें ठीक है, हम श्वसन तंत्र को डिटेल में समझेंगे। श्वसन तंत्र को हम डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आपने क्या करना है, अभी के लिए आप ये समझिए कि जो श्वसन के चरण है वो कहाँ कहाँ हो रहे हैं। अब हमने कहा कि यहाँ पर ये जो पोर्शन आपके पास आता है स्टार्टिंग का, ये है नासाद्वार।
नासा द्वार सिंपल से जो आपके नाक के छिद्र होते हैं उसे हम कहते हैं नासा द्वार, ठीक है, जहां से नाक से आप सांस लेते हैं। तो आपने कहा नासा द्वार होंगे जिसे आप नॉस्ट्रल्स कहते हैं। हम इमेजेस को देखेंगे जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखेंगे, वहां पर हम क्या करेंगे, इसकी बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये इमेज दिखाई दे रही है। तो हमने कहा कि सबसे पहले ये आपकी नोज है, और नोज यानी कि जो नाक की जो एंट्री होती है, आपने कहा उसे हम कहते हैं नासा द्वार। तो ये आपकी क्या है, नासा द्वार है। ये नासा द्वार है, ठीक है। फिर आती है उसके बाद, नासा द्वार के बाद आपको कोई कैविटी मिलती है, ये पीछे की ओर जो कैविटी है इसे हम कहते हैं नेजल कैविटी, जैसे कि बक्कल कैविटी होती है, मुख गुहा जिसे कहते हैं। अब आपको क्या मिलेगी, नाक गुहा मिलेगी या नेजल कैविटी मिलेगी। हमने कहा था हमारे पास सबसे पहले मुख आता है, मुख के बाद जो गुहा आती है। बक्कल कैविटी या समझिए, आपने कहा जब आप मुंह खोलेंगे तो आपको टंग मिलेगी, ठीक है, आपको टीथ मिलेंगे, आपको अपर जॉ मिलेगी यानी कि ऊपर का जबड़ा मिलेगा, आपको ऊपर का जबड़ा मिलेगा और नीचे का जबड़ा मिलेगा, और बीच में जो खाली स्पेस है जहां पर आप भोजन को जब खाते हैं तब भोजन को रखते हैं, जो बीच का खाली स्पेस आपके मुख में होता है उसे हम बक्कल कैविटी या मुख गुहा कहते हैं। वैसे ही आपकी जो नोज है, ये नोज की एंट्री है, तो आपने कहा ये नॉस्ट्रल्स हुई। इसके पीछे जो आपको कैविटी मिलेगी, जो यहाँ पर आपको गुहा मिलेगी, उसे नेजल कैविटी कहते हैं, ठीक है। नेजल कैविटी के बाद तीसरा आपके पास आता है ट्रेकिया, या जिसे आप क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं, विंड पाइप, या जिसे आप क्या कहते हैं, वायु नली। जैसे कि जब हमने क्या बात की थी, जब आप बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो आपके पास आया था भोजन नली, कि मुख के बाद आपकी भोजन नली आई है, वैसे ही नेजल कैविटी पीछे की ओर आई, और अब आपके पास क्या आ गई है, विंड पाइप या ट्रैकिया, जिसे आप श्वास नली के वायु नली या श्वास नली कहते हैं, जो आपको ये वाली दिखाई देती है। आप इजिली से टच कर सकते हैं, ये वाली जो नली आपकी होती है ये होती है वायु नली या ट्रैकिया जिसे कहते हैं। अब आप जब इसे टच करेंगे, जब आप इसे टच करेंगे तो आपको इस प्रकार से फील होगा कि इसमें इस प्रकार के छल्ले हैं, इस प्रकार के छल्ले हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी पाइप होती है इसे हम विंड पाइप या वायु नली कहते हैं, और जो भोजन नली होती है वो आप उसे टच नहीं कर पाते हैं। इस नली के पीछे जो नली होगी उसे हम क्या कहेंगे, भोजन नली। तो भोजन नली को आप टच नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, लेकिन वायु नली को आप देख सकते हैं, ये होती है वायु नली। तो इसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, डायग्राम में समझ रहे हैं। यहाँ पर इस वाले डायग्राम में हमने कहा ये नासा द्वार है, ये नेजल कैविटी है, ठीक है। जो नासा गुहा है ये है विंड पाइप, जिसे आप क्या कहते हैं, श्वसन नली, श्वसन नली कहेंगे या वायु नली कहेंगे, ठीक है, आप कुछ भी इसे कह सकते हैं, श्वसन नली। और श्वसन नली में इस प्रकार के आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर इस प्रकार के आपको क्या मिलेंगे, छल्ले जैसी संरचना मिलेगी, ठीक है, इस प्रकार की। इसे हम ट्रेकिया कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, ट्रेकिया कहेंगे। एक डायग्राम हम लेके आएंगे, वहां पर आपको डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पर मिलेगा, ट्रेकिया कहते हैं। अब ये जो ट्रेकिया है, यहाँ पर ये आपके क्या है, लंग्स है, ये दोनों आपके क्या होंगे, लंग्स या फेफड़े, लंग्स या फेफड़े होंगे, ठीक है। ये आपके क्या होंगे, लंग्स, या जिन्हें आप क्या कहते हैं, फेफड़े कहते हैं, ठीक है। अब ये जो फेफड़े हैं, हमने कहा यहाँ पर जो विंड पाइप है, श्वसन नली है, ट्रैकिया है, वो दो भागों में विभाजित हो जाता है, और एक भाग कहाँ गया, एक लंग में, और दूसरा भाग कहाँ गया, दूसरे लंग में गया, ठीक है। इसे अब हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। अब यहाँ पे डिटेल जो होगा इसे हम क्या कहेंगे, ब्रोंकाई कहेंगे। और ये जो ब्रोंकाई है, अब इनमें बहुत सारी आप देख रहे हैं कि शाखाएं बन रही, जैसे कि जो स्ट्रक्चर यहाँ है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा। अब ये क्या होगी, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, और लास्ट में हमारे पास आती है ये वाली ब्रोंकाई, जिसे हम कहते हैं टर्मिनल, टर्मिनल ब्रोंकाई।
टर्मिनल ब्रोंकाई पे ये छल्ले जैसी संरचना लगी होगी और इस छल्ले जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? एल्वियोलाई कहेंगे। अब हमें ये समझना है कि बाह्य श्वसन क्या है। हमने कहा आपके नासा द्वार से आपने ऑक्सीजन को अंदर लिया और आपने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लिया। इस प्रोसेस को जब आपने सांस ली और आपने सांस छोड़ी, इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है इसे हम क्या कहते हैं? मैं नासा द्वार को हटा रही हूँ, अब आप इतना समझ रहे हैं कि ये क्या होगी? नासा द्वार है, ठीक है। हमने कहा इस प्रोसेस को, ये वाली जो प्रोसेस है, इसे तो हम कहेंगे बाह्य श्वसन। इसे हम क्या कहेंगे? बाह्य श्वसन कहेंगे, ठीक है। बाह्य श्वसन में सिंपल सी चीज हमने क्या बोली? हमने कहा हमने सांस ली और हमने सांस छोड़ी, तो यानी कि आप नाक के द्वारा सांस ले रहे हैं और नाक से सांस छोड़ रहे हैं। एक बार में आप अंदर लेते हैं और एक बार में आप बाहर छोड़ते हैं। इस प्रकार के श्वसन को हम कहते हैं बाह्य श्वसन। क्लियर है? बाह्य श्वसन किसे कहेंगे? अब आते हैं यहाँ पर किसमें? आंतरिक श्वसन पे। अब आते हैं हम इंटरनल रेस्पिरेशन या आंतरिक श्वसन पे। आंतरिक श्वसन में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन ली गई, जब यहाँ से ऑक्सीजन ली गई, ऑक्सीजन को रेड कलर में दिखाते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ से अंदर गई, ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ भर जाती है। कहाँ? इस एल्विलाई में भर जाती है। यहीं पर क्या चलती रहती है? ब्लड वेसल्स चलती रहेंगी। अब मैं ये लंग्स, ये दोनों लंग्स हैं, मैं ये नाम भी हटा रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। ये टर्मिनल ब्रोंकाई भी। अभी के लिए आप ये समझिए कि प्रोसेस कैसे हो रही है। अब यहाँ पर जो एल्विलाई है, यहाँ पर इस एल्विलाई के सामने यहाँ पर क्या होंगी? ब्लड वेसल्स होंगी, जो हमारी रक्त वाहिनी वाहिनियां होती हैं, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगी। ये जो रक्त, ये जो ऑक्सीजन है, ये हमारे रक्त में मिला दी जाएंगी। कहाँ पे होंगी? हमारे रक्त में। तो ऑक्सीजन जो है, जो ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ रही है, वो कोशिकाओं तक कैसे पहुंचेगी? हमारा रक्त उसे पहुंचाएगा। इसीलिए क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स को थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि आप समझ सके कि क्या यहाँ पे प्रोसेस हो रही है। ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये हमारे रक्त में मिल गई है। अब ये ऑक्सीजन को सारी कोशिकाओं तक पहुंचाएगा ताकि ऑक्सीजन क्या करेंगे? यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर ग्लूकोज को तोड़ सकेंगे। जब ग्लूकोज टूटेगा तो CO2 भी बनेगी। तो इस रक्त में क्या होती है? यहाँ पे CO2 रहती है और ये जो CO2 है, ये यहाँ पर आती है, यहाँ से फिर यहाँ आएगी, यहाँ से फिर यहाँ आएगी और इस प्रकार से यहाँ से बाहर को निकल जाती है। अब हमने कहा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो विनिमय हो रहा है, जो एक्सचेंज हो रहा है, एक एक्सचेंज हमारे यहाँ पर हुआ, हमारे नाक में, कि नाक से हमने ऑक्सीजन ली और नाक से हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी। ये तो था बाह्य श्वसन। आंतरिक श्वसन में हमने कहा हमारे जो फेफड़े होते हैं, ठीक है, हमारे जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों में जो एल्विलाई होती है, तो वो क्या करती है? फेफड़ों में जो एल्विलाई होती है, वो ऑक्सीजन को हमारे रक्त को देती है और हमारे रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है। तो यहाँ पर भी गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। ये कहाँ था? हमारी बॉडी में हो रहा था, बॉडी से बाहर और बॉडी के अंदर हो रहा था बाह्य श्वसन। ये हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, हमारे फेफड़ों में, हमारे लंग्स में हो रहा है। सेम प्रोसेस हो रही है कि ऑक्सीजन को हमारे रक्त को दिया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त से लिया जा रहा है, जो कि हमारे नाक के द्वारा बाहर निकाल दी जा रही है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? बाह्य श्वसन कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? आंतरिक श्वसन। ये आंतरिक श्वसन है, ये बाह्य श्वसन है, ठीक है। बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन में क्या डिफरेंस है, इतना ध्यान रखना है आपको। बाह्य श्वसन आपके नाक के द्वारा हो रहा है, आंतरिक श्वसन आपके फेफड़ों के द्वारा। और के फेफड़े जो हैं, आप एल्विलाई को भी याद नहीं रखेंगे अभी के लिए तो कोई बात नहीं। हमारे फेफड़े ऑक्सीजन को हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में मिला रहे हैं और हमारे रक्त से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमारे किसी काम की नहीं है, उसे ले करके फिर से हमारे शरीर से बाहर निकाल दे रहे हैं। तो ये हुआ आंतरिक श्वसन, सेकंड स्टेप हो गया है। अब थर्ड स्टेप हमारे पास आता है, जिसे हम कहते हैं कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? ये एल्विलाई में हटा दे रही हूँ। कोशिकीय श्वसन आप समझते हैं कि किसे कहते हैं, जो कि आप अभी तक पढ़ चुके हैं। आपने कहा ये कोशिका है, ये कोशिका है और कोशिका में क्या है? ग्लूकोज है। अब ये जो ऑक्सीजन,
जो कहाँ से, जो हमारे रक्त वाहिनियों से या हमारी ब्लड वेसल से कहाँ आई है, हमारे रक्त ने ये जो ऑक्सीजन है ये हमारी कोशिका को दे दी है। ठीक है, हमारे रक्त में जो ऑक्सीजन थी जो कहाँ से मिली हमें, यहाँ से हमारे फेफड़ों से मिली है। फेफड़ों में कहाँ से आई है, हमारे नासा द्वार से आई है। वो जो ऑक्सीजन है वो हमने अब कोशिका को दे दी है और कोशिका ग्लूकोज को तो तोड़ करके क्या बनाएगा, ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करेगा। इस प्रकार के श्वसन को जो कोशिका में हो रहा है उसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे उसे, कोशिकीय श्वसन कहेंगे। अब समझिए तीनों प्रकार के श्वसन में क्या डिफरेंस है। एक बार तीनों चीजों को देखिए, डायग्राम आपने देखना है, हम डायग्राम को भी देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही हैं और आप समझिए कि किस प्रकार का रेस्पिरेशन कहाँ पर पाया जा रहा है। चलिए, तो आज हमने बात की है यहाँ पर श्वसन के कितने चरण होते हैं, श्वसन कितने स्टेप में होता है। हमने 3 प्रकार के श्वसन की बात की है। तीनों प्रकार के श्वसन को आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।